हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में मैंने पॉजिटिव डेविएशन के अबाउट में बताया था, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, राउल्ट्स लॉ के लिए। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन के आगे नेगेटिव डेविएशन हम पढ़ेंगे। और ये नेगेटिव डेविएशन किसके लिए होगा? ये भी आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंडर में नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली में नेगेटिव डेविएशन क्या होता है कि जैसा कि मैंने पॉजिटिव डेविएशन में बताया था कि अगर हमारे पास क्या है कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए कंसीडर कर लूँ और सॉल्वेंट को बी कंसीडर कर लूँ, यानी कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो ए बॉन्डिंग होगा, और इसी तरह से सॉल्वेंट के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो बी बॉन्डिंग होगा। और जब ये आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की बॉन्डिंग, है ना। तो ये क्या बनाएगा? सॉल्यूशन, दैट इज ए और बी बॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा ए और बी के बीच में होगा। तो जैसा कि इसका नेम है नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा? वो लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव डेविएशन के अंडर में वेपर प्रेशर लो हो जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन के अंडर में वेपर प्रेशर कैसा था? हाई था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो कि लो वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अब ये लो वेपर प्रेशर कैसा होगा वो देखिए कि नेगेटिव डेविएशन के अंडर में मुझे पता है कि जो ए है और बी है, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो लेस देन होगा ए बी के बॉन्डिंग में। ठीक है ना, तो इसमें मुझे क्या करना है कि लो वेपर प्रेशर के अंडर में आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है दोनों के बीच का, वो क्या है? वीक होगा सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बीच का। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रांग होगा। तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा? हाई होगा, है ना। तो क्यों हाई होगा? क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी इनके कंपैरिजन में कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग। तो ये नोट पॉइंट पे याद रखिए कि जो अगर स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड या फिर स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या कि जितना ज़्यादा आपके पास इनके बीच का एटम के बीच का एटम या फिर मॉलिक्यूल के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा या जितना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका उतना हाई होगा। ठीक है ना, तो जैसा कि इस केस में आप देख रहे हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीक है देन सॉल्यूशन के बीच के बॉन्डिंग के। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? हाई रहेगा। और एक और केस मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। तो वेपर प्रेशर क्या है कि आप देखो, क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो नेगेटिव डेविएशन के अंडर में वेपर प्रेशर आपका लो हो जाता है एक्चुअल वेपर प्रेशर के कंपेयर में, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन के लिए आपके पास क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो होता है यानी कि CHCl3, ठीक है ना, इसको अगर हम एसीटोन में मिक्स करेंगे यानी कि CH3COCH3 इसके साथ इंटरमिक्स करेंगे और इनका सॉल्यूशन कम फॉर्म करेंगे, तो उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। तो जैसा कि अगर आप यहाँ से देखो कि जो क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म में एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है, ये आपके पास Cl है, ठीक है ना। और अगर आप एसीटोन को देखते हो तो एसीटोन आपके पास क्या होगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना। तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आप देखते हो कि क्या बन सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो इसमें समहाउ क्या होता है कि अगर आप इसमें 3 Cl हैं तो ये कैसा होगा, ये पोलर टाइप का कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ये पोलर टाइप का कंपाउंड होगा। तो आप इसमें आप ये भी कह सकते हो कि डाइपोल देखने को मिलेगा, है ना। तो डाइपोल मतलब कि ये Cl इसको कैंसिल कर देगा, अपोजिट है, ठीक है ना, ये Cl इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये Cl इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बट ये जो एक्स्ट्रा Cl है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन पर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो दैट्स वाई ये पोलर मॉलिक्यूल भी आप इसको बोल सकते हो और इसमें डाइपोल भी फॉर्म हो सकता है। आप इसको दोनों तरह से समझ सकते हो, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस से भी समझ सकते हो और डाइपोल के। हाँ, और जो आपके पास एसीटोन होगा, एसीटोन कैसा होगा कि ये बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा। और अगर ये कैरी करता है तो इस पर कैसा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर इस पर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये किस तरह से वर्क करेगा, डाइपोल, ठीक है ना। तो ये एक तरह से डाइपोल का काम कर जाएगा और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो मतलब डाइपोल टाइप की बॉन्डिंग होगी। और जब आप क्या करोगे कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को मिक्स करोगे तो इनके बीच का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि CCl3 और अगर H को मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने CH3 एक इस साइड रखा है और एक इस साइड रख दिया CH3, तो ये एसीटोन हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो H और O के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जो कि होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये बॉन्ड कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अगर आप देखोगे इसके इंडिविजुअल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डाइपोल का हो चाहे इसके डाइपोल या फिर इसके जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच का, तो ये इंडिविजुअली कैसे होंगे, ये इंडिविजुअली वीक होंगे। बट जब इनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए तो आपके पास क्या है कि A और B का अगर आप देखो तो इसका बॉन्ड जो वीक होगा देन AB, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो आपका कैसा होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्डिंग। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है ना। तो नेगेटिव डेविएशन में ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जांपल अगर आप लेते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास फेनॉल प्लस एनिलीन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनिलीन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मुझे क्या देखने को मिलेगा
कि फिनॉल और एनिलीन, ये फिनॉल है और ये एनिलीन है, ठीक है ना। तो जब इसको मिक्स करोगे तो यहाँ पर जो इनके बीच में देखो फिनॉल और एनिलीन जब मिक्स होगा तो इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो सॉल्यूशन की जो बॉन्डिंग होगी ए बी बॉन्डिंग वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। दैट्स वाई ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आपका डेविएशन यहाँ पर शो करेगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखो कि आपके पास यहाँ पर फिनॉल जो है डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो O के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके फिनॉल के अगर 2 मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हो तो जस्ट सपोज मैंने क्या ले लिया कि फिनॉल को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि OH और दूसरा जो है यहाँ पर OH है ना। तो अगर आप देखोगे कि इन O और H के बीच में ये जो बॉन्डिंग होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। सिमिलर केस में अगर आप इसको भी देखोगे तो आपके पास एनिलीन का जो केस आएगा वो क्या है, NH2, ठीक है ना। तो NH2 और दूसरा जो लेंगे इसका मॉलिक्यूल एनिलीन का, तो वो क्या देखने को मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा NH2, ठीक है ना। तो अगर आप देखो इनके बीच में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो जब आप इसको इंटरमिक्स करोगे तो ये इनके इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे जब ये एक दूसरे से मिक्स होंगे तो यहाँ पर जो AB का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा देन इंडिविजुअल के, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने ले लिया एनिलीन, है ना। तो अगर आप देखो ऑक्सीजन और इसके बीच में क्या लग रहा है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड HB यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे तो इसमें देखिए कि जो इंडिविजुअल अगर आप वो ले रहे हो मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा देन इंडिविजुअल के। तो दैट्स वाई इसलिए हमारे पास क्या है कि AB की जो बॉन्डिंग है वो ग्रेटर है AA या फिर आपका BB के बॉन्डिंग के, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसलिए ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव डेविएशन को आपका क्या करता है, शो करता है, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखिए जैसा कि मैंने राउल्ट्स लॉ में ग्राफ भी बताया था तो इसमें क्या है, सिंपल है कि इसके ग्राफ को पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। कि जैसे राउल्ट्स लॉ में मैंने बताया था ग्राफ के अबाउट में, तो वो क्या था कि जो आइडियल सॉल्यूशन था उसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, जहाँ पर अगर आप देखो कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अगर आप देख रहे हो P2 नॉट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा सा हाई होगा, ये होगा P1 नॉट, ठीक है ना। और इसको अगर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया है, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया है, तो अगर आप देखो ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन को, ठीक है ना। और जो वर्टिकल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर को। अब यहाँ पर मोल्स भी आते हैं बट मोल्स को मैं पीछे बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका क्या होता है कि ये वेपर प्रेशर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का इसको मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आता है वो टोटल आता है ना। तो ऐसा आता है कब, आइडियल सॉल्यूशन में, जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो कराते हैं तो ये कैसा ऐसा ग्राफ जो आता है स्ट्रेट आता है, ये आता है आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इस टाइप का ग्राफ जो आता है वो आइडियल सॉल्यूशन में आता है। और
अगर आप क्या कर रहे हो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हो, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन ले रहे हो या नेगेटिव डेविएशन ले रहे हो, तो इन दैट केस ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा वो देखिए। अगर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन अगर है आपके पास, और ये कैसा है, ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, देखिए जो एक्चुअल पाथ होता है इनका, इससे क्या होता है, थोड़ा सा वो कैसा हो जाता है, राइज कर जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये थोड़ा सा राइज कर जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा पी टोटल। और अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा जैसे ये दिख रहा है स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास अगर नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या करना है कि ये जो ग्राफ है ये कैसा हो जाएगा, ये बिलो द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी कि डाउन साइड में, ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और जो टोटल है वो भी कैसा हो जाएगा, डाउन, इस तरह से। तो ये जो होगा पी टोटल, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट ग्राफ बनता है। और जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो ग्राफ जो होता है कर्व, वो क्या करता है, राइज करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या करेगा, इसमें अगर आप देखोगे कि जो कर्व करेगा ये डाउन साइड में फॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव का मतलब ही ये है, ठीक है ना, ये फॉल हो जाएगा और डाउन साइड में चला जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब है कि ये राइज कर जाएगा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो आता है कुछ ऐसा आता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है ना। और ये किसके लिए था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के अंडर में मैंने बताए हैं। सिमिलरली आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे रिलेटेड एक पार्ट होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को कैरी करता है, जिसको कि हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। देखिए एजियोट्रॉप क्या होगा, देखिए एजियोट्रॉप जो होते हैं एक्चुअली में, एजियोट्रॉप कहते हैं किनको हैं, कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इनका, ठीक है, जो मिक्सिंग होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया और इसमें मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स कर दिया, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया कि सॉल्वेंट भी मिक्स कर रखा है और ऊपर से सॉल्यूट भी मिक्स कर दिया है ना। तो इससे क्या होगा कि ये एक सॉल्यूशन बनाएगा। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास लिक्विड। अब इसको जैसे मैं हीट करूँगा, इसको हीट करने पर ये क्या होगा, वेपराइज होगा, ठीक है ना। तो ये जो वेपर फॉर्म होगा यानी कि गैस फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि जो कंपोजिशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है ना, कंपोजिशन किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंपोजिशन मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाला वो जो आपस में डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, मिक्स हुए हैं, उनका जो कंपोजिशन है इन लिक्विड फेज, जब ये हीट देने पर, लिक्विड को हीट देने पर ये किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर या गैस फेज में, वेपर या फिर गैस फेज में। तो
दोनों में सेम कंसंट्रेशन होगा, लिक्विड में भी कंपोजिशन होगा, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपोजिशन दोनों का सेम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर लिक्विड में मान लो कि कंपोजिशन सेम का मतलब है लिक्विड में अगर इसके मोल्स मान लो कि N1 हैं दोनों के टोटल मान लो, और वेपर फॉर्म में भी दोनों का ही N1 रहेगा, ठीक है ना। और जैसे सपोज अगर इसको N2 मान लिया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, N1 इक्वल्स N2। ये मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिक्विड फेज में N1 अगर सपोज किया है और वेपर फेज में जब उसको सॉल्यूशन को मैंने हीट कर दिया, सॉल्यूशन को हीट करने पर जो वेपर या गैस फॉर्म हो रहा है तो उसका मोल्स मान लिया कि N2 है, और ये दोनों ही कंडीशन में ये दोनों इक्वल हैं N1 और N2, यानी कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में ये दोनों इक्वल हैं कंपोजिशन। तो इस मिक्सचर को मैं बोलता हूँ एजियोट्रॉप, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को सिंपल वे में सेपरेट करना इजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग 9th में पढ़ते हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसका सेपरेशन होता है, जिसमें देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है जब भी हम क्या कर रहे हैं, दो लिक्विड ले रहे हैं, वोलाटाइल लिक्विड ले रहे हैं, तो वोलाटाइल लिक्विड के बीच में सॉल्यूट भी वोलाटाइल है ना, और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, ठीक है। और इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रॉक्स इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है जितना मतलब कम रहे उतना ही अच्छा रहेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसी में ही यूज़ होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूट जो है अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है तो ये सॉल्वेंट आपका क्या है 40 पर बॉयल हो जाए, ठीक है ना। तो इनके बीच का गैप अगर आप देख रहे हो तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है ना। ये थोड़ा टेम्परेचर जो है ये अप डाउन हो सकता है, बट बहुत मैक्सिमम गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लगभग 30 के अबव आएगा यानी 40 के आसपास गैप आता है तो वहाँ पर वो फिर सिंपल डिस्टिलेशन से भी आपका ये सेपरेशन हो सकता है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर एजियोट्रॉप मिक्सचर कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ पर आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो। अब ये जो होते हैं ये 2 टाइप से होते हैं, कि पहला जो टाइप है इसका वो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। ये वही है जो नेगेटिव डेविएशन जिसमें आता है ना, जिनमें नेगेटिव डेविएशन को हम कंसीडर करते हैं। जब भी हम मिक्सचर कर रहे हैं और उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। और इसी तरह से सेकंड जो होता है वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है ना। तो बस इसको कैसे मेमोराइज करना है, तो सिंपल है कि जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे अपोजिट कर दीजिए, नेगेटिव ले आइए, और जहाँ मिनिमम है वहाँ पे पॉजिटिव ले आइए, ठीक है। तो ये उसके एजियोट्रॉप के कुछ 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर मैं और इसके एग्जांपल एजियोट्रॉप के एग्जांपल लूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करूँ
तो इसके केस में आपके पास जो आएगा, जो पहले मैं 1 की बात कर लेता हूँ। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए अगर मैंने क्या किया है कि वाटर में नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है, नाइट्रिक एसिड। अब वाटर मुझे पता है H2 है और नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। इनका जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। दोनों का मिक्सचर क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब अगर ऐसा है तो ये सीधी सी बात है, कैसा होगा कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, नाइट्रिक एसिड की इसमें 68% की कंपोजिशन होता है और बाकी जो वाटर होता है उसका 32% का कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो वेपर और लिक्विड फॉर्म में इन दोनों का सेम कंपोजिशन 68 और 32 ही रहेगा। लिक्विड में अगर 68 और 32 है तो वेपर फॉर्म में भी 68 और 32 ही रहेगा इसका कंपोजिशन, ठीक है ना। तो अब इसका जो अगर इनका मिक्सचर को मैं देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहता है, इन दोनों के मिक्सचर का, यानी कि सॉल्यूशन जो बनता है वो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 393.5 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है कि इनके सॉल्यूशन का H2 और HNO3 को मिक्स करने पर जो नेगेटिव डेविएशन शो होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें इनका जो टेम्परेचर है वो 393.5 केल्विन के आसपास रहता है अगर इनका हम कंपोजिशन बनाते हैं तो, है ना, ठीक है। तो सिंपल सा है ये। अब इसी तरह से सेकंड का जो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए मुझे क्या करना है कि वाटर में इथेनॉल यूज़ करना है, C2H5OH। वाटर में मैं क्या करूँगा, इथेनॉल को डालूँगा। तो जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो ऑब्वियस है ना, कि इसमें से कंपोजिशन भी इनका होगा। तो इनके कंपोजिशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो इथेनॉल है ये 95% कंपोजिशन के साथ बनता है। देखो ये जो 95% मैं ले रहा हूँ ये बाई मास होगा, ठीक है ना, मास परसेंटेज जो पीछे बताया था वही है ये। और इसका कितना कंपोजिशन होगा, 5% का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है या फिर ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन होगा। और इसमें जो इसको मैं बोलूँगा एजियोट्रॉप के केस में तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे दोनों के। एजियोट्रॉप पेपर में काफ़ी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो एजियोट्रॉप में यही दो होते हैं और जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको दे रखे हैं। तो इस तरह से ये जो एजियोट्रॉप का पार्ट है वो आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। तो पहले आप इस एजियोट्रॉप को पढ़िए और जो भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।